कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। किसी वकील से बात करें, किसी साबिक जज से बात करें, किसी सियासी कारकुन से बात करें या लीडर से बात करें, हर इंसान अपना एक एनालिसिस दे रहा है। लेकिन ये बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अदलिया को के अलावा हुकूमत हो, इदारे हों, हर बंदे ने अपने सींग एक दूसरे से फंसाए हुए। अब ये आपके ख्याल में कोई बेहतर सूरत हाल तो नहीं बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ है? कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रहा है कि हमने कानूनी नुकात को पीछे छोड़ दिया है और अपनी सियासी मसलतें और अपनी जो सियासी ख्वाहिशात हैं उसको हमने अपना एजेंडा बना लिया है। और ये जो हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान हमें तनाव, टकराव और महाजराई नजर आ रही है, उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हम सियासत की बुनियाद पे सोच रहे हैं कि किसका फायदा और किसका नुकसान करना है। जब आप कानूनी मामलात को एक सियासी पेचीदगियों का हिस्सा बनाते हैं तो फिर आपको इसी तरह की पॉलिटिकल एम्बिग्युइटी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर नजर आती है। अब देखिए ना, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अब भी अगर हुकूमत फैसला पे अमल दरामद करने से इंकारी है, इलेक्शन कमीशन इंकारी है, तो इसका मतलब है कि हम एक टकराव के माहौल में जा रहे हैं और मैं ना मानू वाली जो पॉलिसी है वो गालिब रहेगी। और अब जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें मंसूर अली शाह नहीं बैठे, तो इसका मतलब है जुडिशरी के अंदर भी ये डिवीजन मौजूद है। और मुझे ऐसे लगता है कि आज के फैसले के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने अमलन जो है ना चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लिया है और वो अब इस वक्त चीफ जस्टिस के तौर पे ऑपरेट करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो आज का फैसला है इसने वो जो मजबूजा आईनी तरामीम का जो सेकंड राउंड होना था उसको सेकंड राउंड से पहले नॉकआउट कर दिया है। अब क्योंकि किसी के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, अब अगर आप इलेक्शन कमीशन हो या हुकूमत हो इस फैसले से इंकारी करते हैं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है ना। और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी तो फिर उसके भी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस पैदा होंगे हुकूमत के लिए। अब सवाल यह है कि हुकूमत ने तो तय कर लिया कि हमने किसी भी सूरत में मखसूस नशिस्तें नहीं देनी है और सरदार रियाज सादिक और बाकी स्पीकर जो है जिन्होंने दरखास्तें दी हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के लिए इतना आसान काम नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन खुद बहुत स्टेज पे लग गया और इस फैसले का जो सबसे बुनियादी नुकता है ना वो ये है कि उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार दे दिया है। ये वो नुकता है जिसका इजहार आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो ये हुकूमत भी और ये पार्लियामेंट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, फॉर्म 45, 47 खुलेगा और सबको घर जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है उसको पूरा का पूरा चैलेंज किया गया है। अब उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत वो भी चैलेंज होती है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा था जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका बकौल सुप्रीम कोर्ट, तो फिर अब इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल होंगे ना। सलमान साहब, मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अकाउंटेबल होंगे। आप सर मुझे आपकी बात में सर एक सवाल की इजाजत है। आपने भी जिस तरह कहा कि ये अब सर बहस शुरू हुई थी जुडिशियल पैकेज के नाम के ऊपर, हुकूमत ने उसका नंबर पूरा नहीं किया, उसके बाद ये एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाम के ऊपर। अब आपके ख्याल में हुकूमत के पास चॉइस क्या है? क्योंकि जिस तरह स्पीकर कौमी असम्बली वो तो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है उसके बाद अब ये फैसला स्टैंड नहीं करता, दूसरी तरफ बेंच ये कह रहा है कि फैसले पे अमल दरामद करें। तो ये तो बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत इनकी बात मानने नहीं जा रही है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन भी फैसला नहीं कर पा रहा। जी देखिए ना, हुकूमत माने या ना माने, अब पीपल्स पार्टी भी इस मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का बड़ा भरपूर साथ नहीं दे सकेगी और फजलुर रहमान साहब तो किसी भी सूरत में डूबती हुई कुश्ती में साथ सफर नहीं देंगे। इस वक्त सबसे बड़ा डैमेज जो हुआ है वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है। इसीलिए बिलावल भुट्टो ने सुबह कहा है कि लगता ऐसे है कि जो आईनी तरमीम का पैकेज था इसमें हम लेट हो गए हैं, यानी ट्रेन हमारी मिस हो गई है। अब इस फैसले के बाद अगर आप इस तरह के पैकेज में जाएंगे और इसको लेकर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के अपने अंदर भी इत्तेफाक राय पैदा होगा। तो ऐसे लगता है कि मुश्किल हो गई है, इतना आसान काम नहीं रहा हुकूमत के लिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीजों को आगे बढ़ाने का।